नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू में। आज की कहानी का नाम है घमंडी सास। अरे इस गंवार के घर कौन जाएगा दीपक, तुझे भी यही मिली थी। इस गंवार को ब्याह कर लाया है, मिक्सी चलाना तक नहीं जानती। उस दिन गीजर फूंक दिया इसने और तू कहता है इसकी गांव चलो। हमसे एक गंवार नहीं झेली जाती है तो भला पूरा खानदान कैसे झेलेंगे। मैं तो नहीं जाऊंगी, सास कुसुम ने अपने बेटे दीपक से कहा, जो कि कमरे में अपनी पत्नी के घर से भाई के बेटे होने की खबर लेकर आया था। उसने कहा, माँ आपको अच्छा लगेगा, एक बार चलकर देखिए। लेकिन कुसुम जी ने बहुत बेरुखी से मना कर दिया और बोली, दीपक मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, 2-3 घंटे लग जाएंगे। अपनी पत्नी से कह देना कि अपने पापा जी को खाना दे दे। दीपक ने कहा, अरे माँ उसका नाम भी है। कुसुम जी ने अपने कटे हुए बालों में कंघा घुमाते हुए कहा, हाँ तेरे लिए होगा। मुझे तो वह देखने में नौकरानी सी लगती है, उससे अच्छी सज धज कर तो हमारी काम वाली आती है। दीपक को यह सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया। कुसुम जी निकल चुकी थीं और उनकी यह सारी बातें पर्दे के पीछे खड़ी उनकी बहू साधना ने सुन ली थी। वह चुपचाप किचन में चली गई। दीपक उसके पास यह सब बताने ना जा सका। भला किस मुंह से कहता कि उसकी माँ उसके लिए इतने घटिया शब्द बोलती है। साधना किचन में खड़ी रो रही थी। उसे वह 6 महीने पहले वाले पल याद आ रहे थे कि जब दीपक उसके गांव में अपनी ड्यूटी के लिए गया था। दीपक एक सरकारी डॉक्टर था और उसी सिलसिले में काम के लिए इस गांव में गया था जहां साधना रहती थी। दीपक को गांव में एक कमरा रहने के लिए चाहिए था और वह इधर उधर घूमकर कमरा तलाश कर रहा था। गांव के एक मजदूर ने उसे राजवीर सिंह के घर का पता बताया, जिनके घर में एक हिस्सा खाली पड़ा था। दीपक अकेला था, इस कारण गांव में कोई कमरा देने को तैयार नहीं था। 2 दिन से वह टेंट में रात गुजार रहा था। दीपक राजवीर सिंह के घर जा पहुंचा और बाहर बड़ी बैठक में बैठ गया। किसी ने अंदर जाकर राजवीर सिंह को खबर कर दी थी। वह नाश्ता कर रहे थे और परदेसी को बैठाने के लिए कह दिए थे। दीपक ने आधा घंटा इंतजार किया। इतनी देर में एक लड़का एक बड़ा गिलास लस्सी और एक प्लेट पेड़े के ला करके उनके सामने रख दिया। दीपक ने झिझकते हुए पहले इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने लस्सी का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। दीपक बोल उठा, अरे वाह, ऐसी लस्सी तो मैंने कभी नहीं पी है। खाने के लिए पेड़ा उठा ही रहा था कि उसे किसी के हंसने की आवाज आई। उसने दरवाजे पर देखा तो लाल दुपट्टा लहराता दिखाई दिया। वह उठकर देखने चला तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद राजवीर सिंह वहां आ पहुंचे। गांव के अच्छे जाने माने सम्मानित व्यक्ति थे वो, और सारा गांव उनका सम्मान करता था। वह पढ़े लिखे लोगों का बहुत सम्मान करते थे। दीपक डॉक्टर था तो खुशी से मिलने चले आए थे। बैठते हुए कहा, बताइए डॉक्टर साहब, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। दीपक ने कहा, अरे नहीं नहीं, सेवा कोई नहीं। उन्होंने फिर से कहा, सेवा नहीं तो फिर क्या काम आ पड़ी है। दीपक ने झिझकते हुए कहा, मुझे रहने के लिए कमरा चाहिए। गांव में एक अस्पताल बनाया जा रहा है जिससे गांव के लोगों को शहर न जाना पड़े, जिसमें कम से कम 6 महीने लगेंगे। तब तक तो टेंट में मैं नहीं रह सकता। राजवीर सिंह ने कहा, सही बात है डॉक्टर साहब, आप इतने पढ़े लिखे हैं, कोई मजदूर थोड़े हैं जो टेंट में रह लेंगे। दीपक ने कहा, आसपास कोई कमरा मिल जाता तो। दीपक कहते हुए बीच में ही रुक गया। राजवीर सिंह ने दीपक से कहा, डॉक्टर साहब, कमरा तो हमारे ही घर में खाली है और हम दे भी देंगे, मगर बहू बेटियों वाला घर है तो जरा ध्यान से। दीपक ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। राजवीर जी ने उठकर दीपक को अंदर ले गए और ले जाकर कमरा दिखाया और कहा, खाने वाने की चिंता मत कीजिएगा, सब इधर ही मिल जाएगा। हमें भी आपकी सेवा का मौका मिल जाएगा। कमरा काफी ठंडा था और अलमारी भी बनी थी। दीपक ने कहा, मैं सामान लेकर शाम को ही आ जाता हूँ। दीपक चला गया और शाम को ही आ गया। 8 बजे तक दीपक आया और उसने अपना सारा सामान रख दिया। तब तक राजवीर सिंह ने कमरे में पंखा और बेड लगवा दिया था। साफ सफाई भी अच्छे से हो चुकी थी। कमरे के साथ ही बाहर बाथरूम बना हुआ था। दीपक ने सामान रखा और बेड पर बैठकर देखने लगा। कमरे के आगे बड़ा सा आंगन था
और दूर से ही घर का मेन गेट नजर आता था। कमरे की बाईं ओर एक और बरामदा था जिसके चारों ओर कमरे बने थे, लेकिन वह इस घर का दूसरा हिस्सा था। दीपक ने दरवाजे से खड़े होकर पूरे घर पर नजर डाली और आंगन में लगे आम के पेड़ पर झूले को देखा। सोचने लगा यह किसके लिए होगा, कोई बच्चा तो नजर नहीं आता। दीपक सोचता हुआ कमरे के अंदर चला गया और कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर बाहर आया। राजवीर जी सिंह ने जैसे ही उन्हें देखा तो कहा, अरे डॉक्टर साहब, आप आ गए। अभी आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। अब से रोज चाय मिल जाएगी आपको इसी टाइम पर। राजवीर जी जा चुके थे और दीपक अलमारी खोलकर उसमें कपड़े रखने लगा था। पीछे से कोई आहट हुई तो मोड़कर देखा, वही लाल दुपट्टा लहराता दिखाई दिया। पीछे से देखा तो वह लड़की भागती दिखाई दी। पीछे से लंबी चोटी के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। दीपक उसके बारे में सोचता हुआ अंदर आ गया और चाय पीने लगा। चाय पीकर वह थकान के कारण चूर होकर सो गया। 1 घंटा सोने के बाद उसका फ़ोन बजा तो दीपक की आंख खुल गई। दीपक ने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ मॉम बोलो। उधर से उसकी माँ कुसुम जी की आवाज़ आई, अरे बोलो क्या होता है, माँ की याद नहीं आती तुझे? दीपक ने कहा, मॉम मैंने आपको फ़ोन किया था लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। कुसुम जी ने कहा, अरे हाँ, उस टाइम तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्लर में बैठी थी, तो बात कैसे करती। दीपक हंस दिया और बोला, मेरी फैशनेबल माँ, अब बहू लाने के दिन हैं और तुम खुद ही पार्लर के चक्कर काटती हो। कुसुम जी ने कहा, हाँ तो सास क्या पार्लर नहीं जाती? मैं तो अपने ही तरह फैशनेबल बहू लेकर आऊंगी तेरे लिए। दीपक ने झट से हंसकर कहा, मॉम मुझे तो सिंपल और प्यारी लड़की चाहिए। तभी दरवाजे पर खड़े राजवीर सिंह की आवाज़ आई तो दीपक ने कहा, बाद में बात करता हूँ, कहकर फ़ोन काट दिया। राजवीर सिंह ने हंसकर अंदर आते हुए कहा, डॉक्टर साहब आपको तो लड़की भी साधारण चाहिए। अरे 100 देखकर एक को हाँ कीजिएगा, आप भी आखिर डॉक्टर हैं। दीपक हंस दिया था। उसके बाद राजवीर सिंह ने कहा, कुछ देर बाद खाना खाने आ जाइए, आज आपके लिए स्पेशल खाना बनवाया है। दीपक कुछ देर में अंदर चला गया। राजवीर सिंह उसे देखते ही अंदर ले गए और खाने के टेबल पर बिठा दिया। अंदर के ठाट बाट देखकर दीपक हैरान था। यह गांव का घर लग ही नहीं रहा था। आलीशान झूमर और शानदार पर्दों की सजावट, ऊपर से डाइनिंग टेबल। गांव में तो लोग नीचे बैठकर खाना खाते हैं। यही बात दीपक के मुंह से निकल गई। उसने कहा, गांव में भी कितना कुछ बदल गया है। अब कोई नीचे चूल्हे के पास बैठकर खाना नहीं खाता। कितना सुकून होता है उस खाने में। राजवीर जी ने हंसते हुए कहा, अरे हम भी वहीं बैठकर खाते हैं। हमें तो लगा कि आप वहाँ कहाँ बैठ पाएंगे, तो यहाँ खाने को मेज पर ले आए। सच कहें तो हमको भी यह अंग्रेजी चाल चलन पसंद नहीं, लेकिन आजकल दिखावे की दुनिया है ना, बस उसी के लिए रखी है यह मेज। चलिए अंदर। राजवीर जी दीपक को लेकर किचन में चले गए, जहां आज गैस को छोड़कर चूल्हे पर खाना बन रहा था। नीचे बैठने के लिए चटाई बिछा दी और सामने खाने के लिए चौकी पर थाली रखी हुई थी। दीपक खुशी से वहां बैठ गया। चूल्हे पर जो खाना बना रही थी उसकी ओर इशारा करते हुए राजवीर जी ने कहा, यह हमारी धर्मपत्नी है। तभी एक लड़की आई और उसने दोनों को थाली में खाना परोसना शुरू कर दिया। वही लाल सूट वाली लड़की। दीपक उसे देखता ही रह गया। वह भी नजर चुराकर दीपक को देख ही रही थी। दीपक अब उसे ध्यान से देख रहा था, जिसे वह कब से सामने से देखना चाहता था। राजवीर सिंह ने कहा, यह हमारी बहन है साधना। यह बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही है, कंप्यूटर भी जानती है और बहुत गुड़ी और समझदार है मेरी बहन। दीपक को इस लड़की में जिज्ञासा पैदा हो गई थी। वह दीपक से डरती थी और दीपक उसे देखना चाहता था। एक दिन रास्ते में टकरा गई और दीपक ने उससे पूछ ही लिया कि अगर उसके जैसा पढ़ा लिखा समझदार लड़का उससे शादी करना चाहे तो क्या वह शादी करेगी। उसने यह बात जाकर अपनी भाभी को बताई और भाभी ने राजवीर जी को बता दी। कोई और लड़का होता तो राजवीर बिगड़ जाता या शायद खून खराबा हो जाता, मगर उसे दीपक पसंद था क्योंकि दीपक समझदार और पढ़ा लिखा था और उसने सीधे शादी की बात की थी। राजवीर जी ने दीपक को बुला लिया और अकेले में बात की। दीपक ने अपने मन की बात कह दी, मगर जब उन्होंने दीपक से अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहा तो दीपक टाल रहा था, क्योंकि वह जानता था
कि उसकी मॉम को साधना जैसी लड़की कभी पसंद नहीं आएगी, लेकिन बात को बनाना था, सो उसने एक दिन घर पर फोन करके सब बता दिया। कुसुम जी ने साधना को अपनाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। दीपक के पिता राजेंद्र जी ने कहा, अरे कुसुम, एक बार देखने में क्या हर्ज है, आखिर अपने दीपक की पसंद है। लेकिन कुसुम जी नहीं माने और राजेंद्र जी कुसुम जी के खिलाफ होकर दीपक के पास चले गए। वहां उनको राजवीर सिंह जी बताए कि उनकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई और भाभी के ही हाथों पली बड़ी साधना उन्हीं के दिए संस्कार से परिपूर्ण है। साधना के कारण राजवीर ने अपनी कोई संतान नहीं की। कसम खाई थी कि पहले इसका ब्याह करेंगे, तभी संतान की इच्छा मन में लाएंगे। राजेंद्र बड़े प्रभावित हुए और अपनी पत्नी कुसुम के लिए उन्होंने कह दिया कि उनकी तबीयत खराब है और इलाज कराने विदेश गई हैं, ज्यादा जोर शोर से विवाह नहीं कर पाएंगे। राजवीर को जरा भी शक नहीं हुआ और वह मान गए। 2 महीने की बाद की तारीख तय हो गई और राजेंद्र जी घर लौट गए। 2 महीने बाद आकर विवाह संपन्न हुआ और दीपक को बहू के साथ वहीं छोड़कर चले आए। दीपक खुश था और साधना अपने ससुराल जाना चाहती थी। वह कहती कि मैं अपने ससुराल कब जाऊंगी, तो दीपक ने कहा, जैसे प्रोजेक्ट खत्म होगा हम घर चलेंगे। असल में साधना की विदाई 3 महीने बाद हुई और तब तक वह दीपक के साथ गांव में वहीं पर रही थी। दीपक ने दहेज के रूप में कुछ भी लेने से मना कर दिया था, मगर वह नहीं माने और उन्होंने साधना को जेवर और सामान से भरकर खूब धूमधाम से घर से विदा कर दिया। दीपक को डर था कि कहीं साधना के घर पहुंचते ही मॉम ना जाने क्या रंग दिखाएंगी, लेकिन पापा को सब संभालने को बोल दिया था। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची तो कुछ खास तैयारियां नहीं थी और राजेंद्र जी दरवाजे पर आरती का थाल लिए खड़े थे। साधना अपनी सास के विदेश में होने की बात जानती थी तो कुछ सोचा ही नहीं। कुसुम जी गुस्से से बाहर नहीं आई और कमरा बंद करके अंदर बैठी रहीं। ससुर जी ने दोनों की आरती उतारी और साधना अपने पैर से कलश गिराकर अंदर आई। अंदर हर तरफ फूल सजाए गए, जिसे देखकर साधना को अच्छा लगा। भले गांव की थी मगर सपने तो उसके भी थे। दीपक ने उसे अपने कमरे में बिठा दिया। साधना बैठकर दीपक के कमरे को ध्यान से देख रही थी और दीपक के बचपन की तस्वीरें देखकर मुस्कुरा रही थी। दीपक ने कुछ घंटों के बाद उसके पास बैठते हुए कहा, साधना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साधना हैरानी से देखने लगी और बोली, जी कहिए। दीपक ने अपनी मॉम के बारे में बताकर कहा, साधना, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दो, लेकिन वह शादी हमारी नहीं होने देती और मुझे पत्नी के रूप में तुम चाहिए थी। तुम्हें पाने के लिए मैंने यह झूठ बोला, लेकिन पापा मेरे साथ हैं। साधना ने कहा, कोई बात नहीं, मम्मी को हम मना लेंगे। दीपक ने कहा, साधना, इतना आसान नहीं है मेरी मॉम को मनाना, नए जमाने की हैं, अभी तुम मिली नहीं हो। खैर वह कभी नहीं मानेंगी तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। एक ही घर में रहकर भी 2 दिन तक साधना और उसकी सास का आमना सामना नहीं हुआ। दीपक तीसरे दिन दोपहर में पापा के साथ साधना को उनके पास ले गया। राजेंद्र जी पहले ही उन्हें समझा चुके थे कि उस पर नाराज मत होना, अब वह बहू है, अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो मत करना, मगर कुछ बोलना नहीं। कुसुम के कमरे में जाते ही साधना उन्हें देखकर थोड़ा सा डर गई। इतनी मॉडर्न सास देखकर अब उसके हाथ पैर कांप रहे थे। सैलून से कटे हुए बाल, चेहरे पर मेकअप और मॉडर्न स्लीवलेस कपड़े देखकर साधना खुद को अजीब लगने लगा। वह तो साड़ी में घूंघट डालकर आई थी। दीपक ने इशारा किया पैर छूने का तो उसने झुककर पैर छुए, लेकिन कुसुम जी ने पैर दूसरी तरफ खिसका लिया और कहा, बस बस, यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम गांव वाली लड़कियां यह सब करके शहर के लड़कों को पटा लेती हो। इसको तो पटा लिया मगर मैं नहीं पटने वाली, समझी। कुसुम जी ने यह शब्द बिना साधना को देखे ही जल्दी जल्दी बोल दिए। राजेंद्र जी ने आंखें दिखाई तो कहीं जाकर चुप हुई, मगर इतने शब्दों में ही बहुत कुछ कह चुकी थी। दीपक साधना का हाथ पकड़कर वहां से ले गया। उसने कहा, अब से मॉम तुम्हें सामने दिखाई भी दें तो तुम उनके पैर नहीं छुओगी। उन्हें संस्कारों की कदर नहीं है तो ना हो, छोड़ो, तुम भी पड़े रहने दो उन्हें उनकी फैशनेबल लाइफ में। अब रोज साधना घर संभालती
और घर के सारे काम बड़े तरीके से करती। राजेंद्र जी तो ऐसी बहू पाकर बहुत खुश थे। कुसुम जी अब जब भी किचन में जाती तो तभी उन्हें साधना दिखाई देती। वह कभी नाश्ता पूछती तो कभी खाना। वह मुंह बनाकर खाना लेकर चली जाती और कहती, ऐसा खाना बनाया है, कितना तेल है, इसमें कितने मसाले हैं, यह तो हमें बीमार करके छोड़ेगी। राजेंद्र जी कहते हुए, कुसुम तुम खामखा साधना में कमी निकालती हो, बल्कि तुमने आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया। शुक्र करो इस घर में ऐसी बहू आई है, तुम्हारे भाग्य खुल गए हैं। लेकिन तुम्हें कहाँ कदर होगी इस बात की। कुसुम जी ने कहा, मैं इसकी तरह गांव से नहीं बल्कि हाई सोसाइटी में रहने वाली हूँ, जहाँ चाय नहीं महंगी कॉफ़ी पी जाती है। इसका मेरा कोई मुकाबला नहीं है। अपने मायके का घमंड दिखाने वाली बात बात पर अपने रईस मायके की धौंस दिखाने वाली सास आए दिन साधना को नीचा दिखाती रहती थी। साधना ने कभी दीपक से कुछ न कहा और राजेंद्र जी भी खामोश रहे। साधना को बस मुस्कुराकर इशारा कर देते थे और साधना मुस्कुराकर रह जाती। उसे लगता था कि आखिर पति और ससुर तो उसके साथ ही हैं। साधना के घर से जो भी सामान आया, कुसुम जी ने उसकी तरफ नज़र भी नहीं डाली और कहा, कब तक यह कबाड़ बाहर पड़ा रहेगा। और साधना की मायके से आए सारे सामान को उसके कमरे में रखने के लिए कह देती हैं। लोकल सामान अपने कमरे में ही रखो, मेरे घर का ढंग ही बिगाड़ कर रख दिया है। दीपक को बुरा लगता था, मगर साधना उसे शांत करा देती। दीपक ने कहा, साधना, मेरी गलती को तुम सहन क्यों कर रही हो? चलो ना, हम अकेले रहते हैं। मांग के ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। तुम्हें कम से कम तुम सुकून से तो रह सकोगी। लेकिन साधना ने मना करते हुए कहा, आप इकलौते बेटे हैं। मैं अपने सिर पर यह पाप नहीं लेना चाहती कि इकलौता बेटा छीन लिया। साधना गांव के माहौल से थी और उसे पता था कि कुसुम जी के ऐसे शब्द आसानी से कह देंगी। कुछ दिन बाद सर्दी आ गई तो साधना ने नहाने के लिए गैस पर पानी उबलने को रख दिया। उसने दीपक से कहा, आज मुझे ठंडे पानी से नहीं नहाया जा रहा है, गैस पर गर्म पानी होने के लिए रख दिया है, तब तक तो इंतजार करना पड़ेगा। दीपक ने कहा, अरे गीजर के होते हुए तुम गर्म पानी क्यों करने लगी? बस एक बटन ही तो दबाना था। साधना को कुछ पता नहीं था तो दीपक से पूछकर गीजर का बटन ऑन करने चली गई। सास ने सुन लिया था तो उसने वहीं आकर कहा, तेरी औकात कहाँ है गीजर के पानी से नहाने की? और जब चलाना नहीं आता तो चलाने क्यों आई? गांव की गवार, तुझे गीजर का ही नहीं पता? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। अरे खूबसूरत होने से सब कुछ नहीं होता, दिमाग भी चाहिए। वह एक गंवार में कहाँ से आएगा? साधना को बहुत शर्मिंदगी हुई और दीपक को इस बात का पता ही ना चला, ना ही साधना ने उसे बताया। कुसुम जी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। यह दीपक भी किसको ले आया? किसी दिन सबके सामने हमारी बेइज्जती करवा देगी। साधना को घर में आने के बाद एक के बाद एक जिल्लत का सामना करना पड़ा। शुरू की बात थी जब दीपक ने साधना से कहा, साधना जरा मुझे आरओ का पानी लाकर दे दो। वह किचन में जाकर इधर उधर देखती रही। काफी देर बाद दीपक ने जाकर कहा, इधर उधर क्या देख रही हो साधना? साधना नीचे नजर करके बोली, आरओ का पानी मुझे नहीं मालूम। तब दीपक ने मुस्कुराकर उसे वाटर फिल्टर दिखलाया तो साधना बोली, ओह, मुझे फिल्टर का पानी तो पता था, लेकिन वह दिखता कैसा है यह नहीं पता था। दीपक, मैं धीरे धीरे सब समझ लूंगी। दीपक ने उसके गाल पर हाथ रखा और बाहर आ गया। किचन से बाहर आया तो कुसुम जी ने कहा, अरे अपनी गंवार बीबी को आरओ नहीं समझा पाया दीपक? बेचारी गंवार है ना, उसको क्या पता है? उसे तो गांव का हाथ से खींचने वाला नल ही पता होगा। ना, बल्कि कुएं का पता होगा। घड़ा लेकर रोज भरने जाती थी, वहीं से तुझे देख लिया होगा, डोरे डाल दिए होंगे। कुसुम जी कोई मौका नहीं छोड़ती थी। दीपक चिल्लाया, मॉम, आप साधना को बख्श दीजिए। अगर वह सीधी साधी लड़की है तो इसमें गलत क्या है? इल्जाम लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। कुसुम जी उठकर पैर पटकती हुई कमरे में चली गई और अपने पति से बड़बड़ाती हुई कहने लगी, यह आपका बेटा तो जोरू का गुलाम हो गया है। यह गांव की सीधी साधी लड़की नहीं, कोई जादूगरनी है। मेरे हाथों पला बड़ा मेरा बेटा कुछ दिन में ही इसके पीछे पीछे घूमने लगा है। मेरी एक बात भी नहीं सुनता। राजेंद्र जी ने कहा, कुसुम, यह कोई जादू टोना नहीं है,
बल्कि इस लड़की का अच्छा और साफ मन ही सबको अपनी ओर खींच लेता है। कमी क्या है उसमें जो तुम उसे कभी बिना सुनाए जाने नहीं देती हो? अरे अब भी कह रहा हूँ, अपना लो इसको, वरना बहुत पछताओगी जब दीपक घर छोड़कर चला जाएगा। कुसुम जी ने रोते हुए कहा, आप भी मुझे ही कहने लगे? अरे मेरे भी अरमान थे, आप दोनों ने मिलकर सब कुचल दिए। कितनी हाई फाई शादी करना चाहती थी मैं अपने दीपक की, और आपने क्या किया? राजेंद्र जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं कुसुम, अभी नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे घर का माहौल और हम सबको समझ जाएगी। थोड़ा उसको हमारे घर के माहौल के हिसाब से एडजस्ट होने का समय तो दो। राजेंद्र जी के समझाने पर कुसुम जी उस वक्त के लिए समझ गईं, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आईं। उन्हें जब भी मौका मिलता वह साधना को गंवार कहकर अपने लाइफ स्टाइल की धौंस दिखा ही देती थी। एक दिन साधना मिक्सी में चटनी पीस रही थी। अचानक से मिक्सी का जार खुल गया और चटनी पूरी रसोई में छिटक गई। कुसुम जी चिल्लाती हुई आई और कहा, तुमसे किसने कहा था मिक्सी चलाने को? अरे जब इस्तेमाल करना नहीं आता तो हाथ क्यों लगाती हो? क्या हाल किया है किचन का? अब यह साफ कौन करेगा? तुझे तो सिलबट्टे पर चटनी पीसने की आदत होगी। यह नालायक दीपक कबाड़ ही उठा लाया है। जाने कौन आदिवासी लड़की है ये। साधना ने कहा, मम्मी जी, जार ठीक से बंद नहीं हो पाया, इसलिए ऑन करते ही खुल गया, नहीं तो मिक्सी तो हमारे घर में भी है। कुसुम जी कहती, अरे तुम्हारे गांव में लाइट ही कितनी आती होगी जो मिक्सी चलती होगी, वहां झुग्गी झोपड़ी में लाइट कहाँ होती है। कुसुम ने उसे फिर से नीचा दिखाया था और साधना ने कुछ नहीं कहा था। गांव के सबसे जमींदार घर की बेटी थी, लेकिन संस्कार भी इतने थे कि सास के सामने खामोश रही। एक बार उसके गांव से उसके भाई राजवीर ने सबके लिए ढेरों सामान भेजा, क्योंकि तीज का त्योहार था। दीपक ने फोन पर कहा कि भाई साहब, आप खुद क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, हम बेटियों के घर नहीं जाते। काफी सारा सामान भेजा गया था, सारा का सारा ड्राइंग रूम में ही रखा हुआ था, जिसमें महंगी महंगी बनारसी सिल्क की साड़ियाँ थी और महंगी महंगी विदेशी मिठाइयाँ भी थी। सबके लिए सोने का कुछ न कुछ उपहार था। साधना की सास का पहले तो देखकर मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मुंह घुमाई खड़ी ही रही और किसी भी चीज को हाथ न लगाया। साधना ने कुसुम जी के हाथ में साड़ी देकर कहा, मम्मी जी, यह आपके लिए आई है। सिल्क की साड़ी देखकर मन में तो हैरान हो रही थी, मगर कहने लगी, अरे यह नकली सिल्क क्यों भेज दिया, और हमने कब सिल्क मांगा था? साधना ने कहा, नहीं मम्मी जी, यह असली सिल्क है, सूरत से मंगवाया है भैया ने। कुसुम जी ने साधना की इस बात को पकड़ लिया। ओहो, सूरत से मंगवाया है, और तुम्हारे भाई के पास यहाँ तक आने के लिए पैसे भी नहीं बचे? वैसे यह तो बताओ कि यह सब क्या बेचकर खरीदा है तुम्हारे भाई ने? यहाँ कहीं चोरी तो नहीं की है? राजेंद्र जी जोर से बोले, कुसुम, हद में रहो, कुछ भी बोलती जा रही हो। मुझे तो इस घर में तुम ही गंवार दिखाई देती हो। अरे इतने प्रेम से भेजा है तो प्रेम से देख लो, क्यों बोलती चली जा रही हो? कुसुम जी साधना को घूरती हुई अंदर चली गई। कुसुम जी को जब अंदर गई तो वहां राजेंद्र जी जाकर खूब डांटे। राजेंद्र जी को का डर अब उनके मन में बैठ गया था, लेकिन उनके घर में ना होने पर वह मौके का फायदा उठाना नहीं भूलती थी। कुछ महीनों में करवा चौथ का त्योहार आ गया और कुसुम जी ने राजेंद्र जी के साथ हमेशा की तरह काफी सारी शॉपिंग की। बार बार पार्लर के चक्कर लगाती हुई कुसुम जी से राजेंद्र जी ने कहा, अरे कुसुम, तुम्हारी बहू का पहला त्योहार है, उसको भी पार्लर ले जाओ साथ में। दीपक सामने बैठा था, इस कारण वह कुछ बोल नहीं पाई। दीपक ने कहा, हाँ साधना, तुम भी पार्लर जाओ, देखे इस बार कौन सुंदर दिखता है, मॉम या तुम। इस बात पर कुसुम जी के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने साधना से बदला लेने का मन बना लिया। उन्होंने झट से कहा, अरे सुंदर तो यही लगेगी, भले मैं शौकीन हूँ, मगर यह तो बहू है, आज इसका पहला त्योहार है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, चलो मेरे साथ चलो, देखना आज शहर में कैसे सजते हैं। कुसुम जी उसको पार्लर ले गईं, पार्लर वाले के सामने बिठा दिया। उससे कहा, इसको अच्छे से तैयार करो, सबसे पहले इसका फेशियल कर दो। पार्लर वाली साधना के चेहरे पर तरह तरह की क्रीम लगाने लगी। उसने कहा, आप तो ऐसे ही सुंदर हैं,
मेकअप से तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएंगी। कुसुम जी अंदर से चिढ़ रही थी, लेकिन ऊपर से मुस्कुरा रही थी। जैसे ही वह साधना के चेहरे पर ब्लीच लगाने चली तो उसका फ़ोन बज उठा और उसने मुड़कर अपना फ़ोन उठाया। इतने में कुसुम जी ने ब्लीच में एक्टिवेटर ज़्यादा मिला दिया। ब्यूटिशियन जैसे ही वापस उनकी तरफ मुड़ी तो वह पीछे हट गईं। उसने जल्दी से साधना के चेहरे पर ब्लीच लगा दी। कुछ पल बाद साधना के चेहरे पर जलन होने लगी। जब साधना सह न पाई तो उसने इसकी शिकायत की, तो ब्यूटिशियन ने कहा, अरे थोड़ी सी जलन तो होती ही है, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ देर में जलन असहनीय हो गई और साधना उठ खड़ी हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। उसने जल्दी से जाकर मुंह धो लिया और जैसे ही उसने टॉवेल से मुंह पोंछा तो देखा कि उसके चेहरे पर फफोले जैसे निकलने शुरू हो गए थे। साधना रोने लगी और कुसुम जी भी ब्यूटिशियन को डांटने का नाटक करने लगी। आइस क्यूब भी लगाई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। साधना ने कहा, मुझे घर जाना है। कुसुम जी मन ही मन हंसती हुई उसे घर लेकर आई। दीपक उसे रोते देखकर डर गया और जल्दी से डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि अब ब्लीच में एक्टिवेटर की मात्रा ज़्यादा होने से हुआ है। उसने चेहरे पर लगाने के लिए दवाई दी और दीपक उसे घर लेकर चला आया। दीपक को शक था कि उसमें कुसुम जी का ही हाथ है, लेकिन भला कैसे पता चलता। साधना का पहला करवा चौथ इस तरह कुसुम जी ने खराब कर दिया था। राजेंद्र जी ने कहा, मुझे तुम पर क्यों शक हो रहा है कुसुम? आज जब तुम्हें इस तरह बड़ा दिल खोलकर इसे साथ ले गई हो तो मुझे अजीब लगा है, क्योंकि तुम तो उससे तुलना करती हो अपनी। आज अच्छी सास कैसे बन गई अचानक, यह समझ नहीं आया। कहीं तुमने ही तो। कुसुम जी ने कहा, अरे क्या बात कर रहे हैं, हर बात पर मुझ पर ही इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारी बहू कोई अंग्रेज नहीं बल्कि एक गंवार है। क्या पता इसने ही कुछ किया हो। राजेंद्र जी ने आगे कुछ नहीं कहा। त्योहार का दिन था और वह माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते थे। साधना को दीपक ने सुंदर साड़ी लाकर दी, जिसे पहनकर वह दुल्हन सी लग रही थी। पूजा के बाद दीपक ने उसे एक सोने का नेकलेस भी दिया, जिसे देखकर कुसुम जी जल भुन गई। मन में सोचने लगी, पता नहीं क्या कर दिया है इसने दीपक पर। उधर साधना की भाभी प्रेग्नेंट थी और कुछ ही दिन में खुशखबरी आने वाली थी। साधना बहुत खुश थी क्योंकि उसके भाई ने उसके कारण संतान के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब इतने सालों बाद उसके यहाँ खुशखबरी आने वाली थी और वो बुआ बनने वाली थी। दीपक से रोज जाने के बारे में बात करती थी, क्या क्या लेकर जाएंगे बुआ के तौर पर, भाभी को क्या क्या दूंगी। दीपक कहता, अरे साधना, तुम जो चाहोगी हो जाएगा, बस तुम खुश रहो और ऐसे ही खुश रहा करो। कुसुम जी को जब यह बात पता चली तो मन में कहने लगी, अब फिर से मेरे बेटे को इस झुग्गी में ले जाने के लिए तैयार है यह गंवार। एक दिन खुशखबरी आ ही गई, राजवीर सिंह के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। कुसुम जी मॉडर्न होते हुए भी लड़का होने की खबर से विचलित हो गईं। दीपक ने अपने पापा से कहा, पापा, माँ को भी तो ले जाना पड़ेगा। राजेंद्र जी ने कहा, बेटा मैं तो मना लूंगा उसको, तुम फिक्र मत करो, अपने घर की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। कुसुम जी के सामने जैसे ही यह बात रखी गई कि साधना के गांव सभी को जाना है, तो उन्होंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। राजेंद्र जी ने कहा, अरे तुम्हारा समधी आना है, नसीब वालों को ऐसे समधी मिलते हैं, और वह तो साधना का भाई है, वह तुम्हारे बेटे के बराबर है। कुसुम जी ने कहा, मुझे उस गांव में कदम भी नहीं रखना, जाने किस झुग्गी झोपड़ी से आई है। इस गंवार के घर जाकर मैं अपना स्टेटस खराब नहीं करना चाहती। दीपक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, मत जाइए आप अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकती तो उसका अपमान करने का भी कोई हक नहीं है आपको। मैं साधना के साथ रहूंगा और यहाँ अब कभी वापस नहीं आऊँगा। दीपक ने कुसुम जी से गुस्से में कह दिया और साधना से भी कह दिया कि अपना सारा सामान पैक कर लो, हम यहाँ से जा रहे हैं, अब से कहीं और जाकर रहेंगे, और तुम चिंता मत करो, हम भैया के यहाँ जरूर जाएंगे और पापा भी हमारे साथ जाएंगे। राजेंद्र जी ने कहा, मैं तो जरूर आऊँगा, भले कोई आए या ना आए। साधना रोती हुई कमरे में चली गई। दीपक के बार बार कहने पर उसने सामान पैक करना शुरू कर दिया। कुसुम जी यह सब देखकर दंग थीं, मन ही मन यह देखकर कोढ़ रही थी। राजेंद्र जी ने आकर समझाते हुए कहा, कुसुम, एक बार चलकर तो देखो, अरे अपने बेटे के लिए ही चलो,
अगर अब तुम नहीं गई तो तुम्हारा बेटा घर छोड़कर चला जाएगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? कुसुम जी सारी रात सोचती रहीं और दीपक सुबह घर छोड़ने के बारे में सोचता रहा। सुबह जैसे ही दीपक ने कमरे से सामान बाहर निकालकर रखना शुरू किया तो कुसुम जी ने देखा न रह गया और वह रोने लगी। उन्होंने आकर दीपक से कहा, मैं चलने को तैयार हूँ। साधना यह सुनते ही मुस्कुरा उठी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि कुसुम जी सिर्फ यह दीपक के लिए ही कर रही हैं। अब घर में जाने की तैयारियां होने लगी। साधना अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आई और कुसुम जी ने उन्हें देखकर कह दिया कि हमारे घर की बेइज्जती करवाओगी क्या? हम ब्रांडेड ही देते हैं और ब्रांडेड ही पहनते हैं। लेकिन अगले ही पल बोली, अरे मगर झुग्गी झोपड़ी वालों को ब्रांडेड का कहाँ पता होता है। चलो छोड़ो, उनके लिए यही सही है। बेकार में अपना खर्चा क्यों करना? पता नहीं मैं कैसे करूँगी। वहाँ तो टॉयलेट भी नहीं होगा और एसी भी नहीं होगा। दीपक ने कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप जानती नहीं हैं अभी साधना के घर को। कुसुम जी ने कहा, मुझे जानना भी नहीं है, मैं बस तेरे कारण ही जा रही हूँ, वरना गांव में जाना मेरे शान के खिलाफ है। साधना ने बच्चे के लिए एक सोने की चैन भी बनवा ली थी और साथ ही अपने भतीजे को देने के लिए एक लकड़ी का बहुत सुंदर झूला भी बनवाया था। कुसुम जी को यह सब ओल्ड फैशन लग रहा था। उन्होंने यह सब कुछ अपने मायके में कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनके यहाँ तो यह सब कुछ होता ही नहीं था। उन्होंने कहा, अरे झुग्गी वालों के लिए इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, और फिर मायके वाले तो हमेशा देते हैं। मैंने तो कभी अपने मायके में यहाँ से कुछ जाते हुए नहीं देखा। मैं तो सोच रही हूँ कि वहाँ हमारे लिए क्या ही व्यवस्था होगी। मैं तो उधर रह ही नहीं पाऊंगी। ना तो गांव में ढंग से लाइट आती है, ना ही कोई व्यवस्था होती है। साधना ने कुछ ना कहा। वह जानती थी कि अपनी सास से कुछ भी कहना आग में कूदने के बराबर है। कुसुम जी उल्टा यही कहती कि अपने मायके के गुणगान कर रही है, इसलिए साधना ने कभी घर के बारे में नहीं बताया, और दीपक ने कहना भी चाहा तो वह सुनने को तैयार न हुई। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब साधना पूरे धूमधाम के साथ अपने मायके बधाई लेकर गई। सास कुसुम जी और ससुर राजेंद्र जी साथ ही थे। जैसे ही वह अपने मायके के गांव में पहुंची तो देखा गांव के बाहरी इलाके में ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया गया। पूरे गांव में शोर मच गया था कि साधना बिटिया आ गई, क्योंकि वह शादी के बाद भी पहली बार दीपक के साथ घर आई थी। परिवार के सारे लोग गांव के बाहर खड़े होकर साधना और दीपक का सब परिवार सहित स्वागत करने लगे। सब फूल बरसा रहे थे और माला पहना रहे थे। कुसुम जी ने तो इस सब की कल्पना भी नहीं की थी। कुसुम जी के उसके भाई ने पैर छूकर कहा, धन्य भाग हमारे जो माता जी आप हमारे घर आईं। राजेंद्र जी, कुसुम जी और उनके बेटे बहू का खूब धूमधाम से स्वागत हो रहा था। खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे और चारों तरफ से फूलों की बारिश हो रही थी। साधना के मायके के सभी बच्चे नाच रहे थे और खुशियां मनाई जा रही थीं। राजवीर जी धूमधाम से अपने बहनोई और बहन का स्वागत करते हैं। ऐसे भव्य स्वागत को देखकर कुसुम जी की आंखें फटी की फटी रह गईं कि उन्होंने तो समझा था कि उसकी बहू का मायका किसी छोटे से गांव की छोटी सी झुग्गी में होगा और किसी झोपड़ी में रहती होगी, मगर इसका घर तो हवेली से कम नहीं था। इतना कुछ देख करके वह दंग रह गई। उन्होंने देखा कि साधना का घर एक बहुत बड़ा नक्काशी वाला घर है, जो कि इतना बड़ा है कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई हवेली हो। सब लोग आकर राजवीर को बधाइयाँ दे रहे थे। हर कोई उन्हें ही सलाम ठोक रहा था। कुसुम जी इतना धौंस देखकर हैरत में थी। उन्होंने तो बहू को गरीब समझा था, मगर यह तो गांव की राजकुमारी निकली। पूरा गांव साधना को पलकों पर बैठा रहा था। साधना अपनी सास को मायके का घर दिखाने लगी और कुसुम जी सुन्न सी उसके पीछे पीछे चल रही थीं। सारे कमरों में एसी लगी थी। हर कमरे की छत में बढ़िया महंगे झूमर टंगे थे। नक्काशीदार डाइनिंग टेबल भी बाहर से मंगवाया गया लगता था। इतना शानदार घर देखकर कुसुम जी के होश उड़ गए थे। उनका घर तो इसका आधा भी नहीं था, बल्कि एक छोटा सा फ्लैट ही तो था। इस घर में कितने सारे पंखे हैं, और उनके घर में तो मात्र 3 ही पंखे हैं और 2 एसी थे। शहरों में तो ऐसा घर कभी देखने को ही नहीं मिला था, और वैसे भी इतने बड़े घर में शहर में कहाँ होते हैं। ऐसे बड़े बड़े घर तो सिर्फ गांव में ही देखने को मिलते हैं। तभी साधना की मौसी आई और कुसुम जी को एक बॉक्स देकर बोली,
यह आपके लिए है। कुसुम जी ने बॉक्स खोलकर नजर डाली तो उसमें एक डायमंड का सेट था, जो उन्होंने जीवन में भी कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, अरे यह हम नहीं ले सकते, इतना बड़ा उपहार बिल्कुल नहीं ले सकते। तो मौसी ने कहा, इतना काबिल दुल्हा मिला है साधना बिटिया को, और राजवीर को बेटा हुआ है, तो ऐसे में यह उपहार तो बहुत छोटा है। आप तो शादी में भी नहीं आई थी, इसलिए अब दे रहे हैं। प्यार का नजराना है, रख लीजिए। कुसुम जी को साधना की तरफ देखने में भी शर्मिंदगी हो रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि साधना ने कभी उन्हें जवाब क्यों नहीं दिए, और वह साड़ियाँ भी असली सिल्क की ही रही होंगी। कुसुम जी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि जिसे गरीब होने के इतने सारे ताने, हम तो इसकी आधे के बराबर भी नहीं हैं। इस लड़की साधना का दिल कितना बड़ा है कि इसने कभी कुछ नहीं कहा और हमेशा मेरा सम्मान करती रही। कभी इसने अपने मायके का घमंड नहीं दिखाया, लेकिन मैंने तो बात बात पर इसको अपने स्टेटस की दिखाई। अपनी बहू के मायका को देखकर आज उन्हें अपना मायका भी फीका लग रहा था, जिसके हाई फाई स्टेटस की बातें किया करती थी और साधना को सुनाती रहती थी। अब कुसुम जी को बार बार वही बातें याद आ रही थी जब उसने अपनी साधना को नीचा दिखाया था, झुग्गी झोपड़ी वाली कहा था और जादू टोना करने वाली कहा था। वह कितनी भी कोशिश करती मगर इतनी अच्छी बहू दीपक के लिए नहीं ला पाती, इसका उन्हें अफसोस हो रहा था। साधना ने 3 दिन में उन्हें अपने पूरे गांव का टूर करा दिया था। दूर दूर तक फैली अपनी खेती और जायदाद और बाग बागवान भी दिखा दिए थे। कुसुम जी अंदर ही अंदर अब आत्मग्लानि से भरती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि कब मौका मिले और वह साधना से अपने शब्दों के लिए माफी मांगे। कुसुम जी का बदला स्वरूप देखकर साधना भी खुश थी। दीपक ने इन 3 दिनों में कुसुम जी से कोई बात नहीं की। वैसे तो उसे अपनी मॉम में इतनी शांति की कोई उम्मीद नहीं थी, और वह भी उन्हें शांत देखकर हैरान था। अगले दिन घर वापसी थी और राजवीर ने विदाई के समय फिर से अपनी बहन और ससुराल वालों को उपहारों से लाद दिया था। कुसुम जी देखती रह गईं कि किस प्रकार उसके भाई ने उनके बहू बेटों को पूरे सम्मान के साथ विदा कर खूब सारे उपहार दिए हैं। इसी भाई के लिए उन्होंने इसकी बहन से भिखारी शब्द का प्रयोग किया था, बल्कि राजवीर की बराबरी तो कुसुम जी कर ही नहीं सकती थी। साधना तो घर से भतीजे के लिए इतना सब कुछ लेकर ही नहीं आई थी जितना यहाँ से लेकर जा रही थी। राजवीर ने कहा, हम बेटियों से लेते नहीं बल्कि देते हैं। यह अपने भतीजे के लिए लाई तो सिर आंखों पर, मगर अब मेरा भी तो फर्ज है अपनी बहन को देने का। कुसुम जी की नज़र झुकने को मजबूर हो गई थी। मायके से विदा होकर साधना सास ससुर के साथ ससुराल आ गई। घर जाकर साधना अपने काम में लग गई, लेकिन कुसुम जी कुछ बदली बदली और खामोश थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपनी राजकुमारी जैसी बहू से किस मुंह से बात करें। उन्होंने एक दिन उसके कमरे में जाकर कहा, साधना, तुम्हारे मायके में ये तो सब लोग इतने पैसे वाले हैं और हम उनके अंश मात्र भी नहीं हैं। मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती रही, लेकिन तुम्हें कभी कुछ कहा नहीं, ना ही सच्चाई बताई। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं जताया कि तुम इतने अच्छे परिवार से हो। यह तुम्हारे संस्कार थे कि तुमने नहीं कहा, लेकिन मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। तुमको अपनी दबंगई दिखाकर मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दीपक हैरानी से अपनी माँ को बैठकर देख रहा था। साधना ने कहा, मम्मी जी, मैंने बचपन में ही माँ को खो दिया था। भाई ने ही पाला था और माँ का भी प्यार दिया था, मगर आपको माँ कहा तो माँ याद आ गई, इसलिए कभी कुछ न कह सकी। यह सोचकर कि अगर मेरी माँ मुझे कुछ कह देती तो क्या मैं उन्हें भी कुछ कहती? नहीं ना, इसलिए नहीं कहा आपको। आप तो माँ है मेरी, बुरा क्या मानना। कुसुम जी ने कहा, साधना, यह कहकर तुमने मेरा सम्मान बढ़ा दिया और मैं माँ का जरा सा भी फर्ज अदा न कर सकी। उस दिन पार्लर में मैंने ही ब्लीच में एक्टिवेटर मिला दिया था। बेटा, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं कितना नीचे गिर गई थी। कुसुम जी रो रही थी और दीपक बैठा सब देख रहा था। साधना ने कहा, मम्मी जी, मुझे मालूम है कि उस दिन आपने ही किया था, लेकिन मैं कुछ करती उससे पहले ही ब्यूटिशियन लगाना शुरू कर दी थी। उससे मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, वरना आपका अपमान होता। इसी कारण उसे अपने चेहरे पर लगाने दिया, यह जानते हुए भी कि ब्लीच से हमारा चेहरा जल भी सकता है। कुसुम जी की आंखें फटी की फटी रह गईं
और दीपक भी उठकर खड़ा हो गया। दीपक ने कहा, साधना, तुम जानती थी फिर भी मॉम की हरकत पर पर्दा डाल दिया। अगर तुम्हारा चेहरा खराब हो जाता तो वह समय रहते तुमने धो लिया था। दीपक हैरान था कि कोई लड़की सास की ऐसी हरकत को छुपा कैसे सकती है। कुसुम जी साधना के कदमों में गिर गईं और माफी मांगने लगीं। तभी पीछे से राजेंद्र जी आए और बोले, मुझे तो उसी दिन पता था कि यह हरकत कुसुम की ही है। साधना ने तुरंत कहा, पापा जी, मुझे तो मम्मी जी की कोई शिकायत नहीं है। दीपक ने इनके खिलाफ जाकर शादी की है, बस यह इसका ही असर था। लेकिन अब तो मम्मी जी ने अपनी गलती मान ली है, तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। राजेंद्र ने कहा, देखो कुसुम, मैंने कहा था ना कि तुम बहुत नसीब वाली हो जो ऐसी बहू मिली है। चलो, देर आया दुरुस्त आया। इसके बाद कुसुम जी साधना के साथ मिलजुल कर रहने लगी और उसे बहुत सारा प्यार सम्मान देने लगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।